नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं कुछ व्यस्तता के कारण अपना कोई नया एपिसोड नहीं बना पाया, तो आज मैं आपके सामने कुछ नई जानकारी लेकर आया हूं। इस बीच मेरा नया बैच भी शुरू हो गया है 24 दिसंबर से, और जिसका मैंने एक डेमो भी आप लोगों की जानकारी के लिए यूट्यूब में अपलोड भी किया था। तो जिन लोगों को अगर अच्छा लगा हो, ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो बेसिक है और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। और अदरवाइज़ मैं एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेकर आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दे दूँगा। तो चलिए, आज कुछ नई जानकारी, नए सूत्र आपको बताता हूँ। तो एक सूत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोई योग बनता है, किन्हीं दो ग्रहों का योग, तो योग, पहली बात तो ये देखिए कि जब कोई योग बनता है तो उस योग में अगर 12 डिग्री से ज़्यादा का फ़र्क होता है ना, उन दोनों ग्रहों के अंशों में अगर 12 डिग्री से ज़्यादा का फ़र्क होता है तो वो योग ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहता। तो मतलब जितना अंश का डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो योग उतना कमज़ोर होता जाएगा, मतलब कम फल देगा। फल तो देगा लेकिन कम देगा। ठीक है, तो ये तो योग के बारे में हुई कि योग। अब जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए एक आपको सूर्य और बुध 10वें भाव में दिखाए हैं। तो सूर्य का देखिए डिग्री है 18 डिग्री और बुध की 8 डिग्री है ना। तो एक अच्छा योग बना हुआ है, बुध आदित्य योग केंद्र में बना हुआ है। और अब इस योग में क्या है विशेष बात कि ये उत्तर कालामृत का सूत्र है। तो वो कहते हैं कि अगर बलवान होकर चंद्र बलवान कब होगा? जब सूर्य से दूर होगा, शुक्ल का होगा, है ना। कहने का मतलब है कि चंद्रमा पर कोई पाप ग्रहों की ज़्यादा दृष्टि ना हो, कृष्ण पक्ष का ना हो, सूर्य से दूर हो, अस्त ना हो, है ना। तो चंद्रमा की दृष्टि अगर ऐसे योगों पर बनती है, कैसे योगों पर? जो कि 12 डिग्री के अंदर हैं। जैसे आपके सामने मैंने उदाहरण दिखाया हुआ है सूर्य और बुध का, बुध आदित्य योग का। तो ऐसा योग फिर बहुत अच्छा फल देता है, बहुत शुभ फल देता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है कि एक तो मैंने बता ही दिया कि चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, है ना, शुभ होना चाहिए, शुक्ल का होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। साथ ही चंद्रमा 6, 8, 12 में नहीं बैठा हुआ होना चाहिए, है ना, त्रिक भावों में जैसे ये है ना। चंद्रमा यहाँ पर ना हो, इन भावों पर ना हो, और कहीं बैठा हो और कहीं कोई योग बन रहा हो तो बहुत अच्छा फल देगा। और साथ में अगर चंद्रमा उच्च में होगा, जैसे यहाँ पर चंद्रमा अपनी राशि में स्वराशि में बैठा हुआ है, कर्क में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा फल देगा, है ना। मान लीजिए स्वराशि में हो या उच्च का हो, यहाँ पर 2 नंबर में बैठा हो जहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं, या स्वराशि उच्च के ना हो, तो अपने मित्र के घर में हो, मित्र की राशि में हो, तो पहले से थोड़ा कम मिलेगा लेकिन फल मिलेगा। इसी प्रकार अगर शत्रु के घर में होंगे तो मतलब अच्छा फल नहीं मिल पाएगा। फिर जो चंद्रमा की जो है शर्त यही है कि चंद्रमा भी अच्छे बलवान हो, और इस तरह से अगर दृष्टि डालते हो तो इस योग की शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। अब एक दूसरा सूत्र यह है कि हम किसी भाव का जब हम कोई फल देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लीजिए 7वें भाव का प्रश्न कोई है, विवाह से संबंधित प्रश्न है, या कोई इस तरह का कोई पार्टनरशिप से संबंधित प्रश्न है, या डेली इनकम से संबंधित प्रश्न है, जो भी 7वें भाव के कारक हैं, तो हम उसका जो फल देख रहे हैं, मान लीजिए हम 7वें भाव का फल देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक निशान लगा दिया है ना। तो हम क्या करेंगे कि अब 7वें भाव किसका है? देखिए 7 नंबर की राशि है, शुक्र है। तो अब हम शुक्र को, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठे हैं, ठीक है, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठे हैं 11th हाउस में। तो ये क्या कहते हैं, उत्तर कालामृत में क्या कहा गया है कि जिस भाव का स्वामी
उस भाव से जितनी दूरी पर होता है। अब हम क्योंकि सप्तम भाव से संबंधित हमारा प्रश्न है, सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो इसका स्वामी शुक्र है। यहाँ से कितनी दूर बैठा है देखिए, 1 2 3 4 5, अपने भाव से 5 घर आगे शुक्र बैठा है। तो अब शुक्र से इसी भाव से जहाँ बैठा है उससे 5 घर फिर आगे गिरेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया तीसरा भाव। तो क्या कहते हैं कि उस ग्रह से उतनी दूरी पर जो भाव होता है वह उस भाव का पद होता है। तो इस भाव का पद कौन सा हो गया, ये तृतीय भाव हो गया। तो ये क्या है, ये ऐश पर उत्तर कालामृत, जो कालिदास जी ने लिखी थी उत्तर कालामृत, उसके अनुसार। और ये क्या है, ये जैमिनी है, जैमिनी ऋषि ने, जैमिनी ऋषि, जैमिनी ऋषि, स्पेलिंग शायद इसकी सही नहीं लिखी, आप देख लीजिएगा इसको। तो ये जैमिनी का सूत्र है, ठीक है ना, कि क्या है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जिस भाव का पद जानना हो, मान लीजिए हमें सप्तम भाव का पद जानना है, तो हम क्या करना है कि सप्तम भाव के स्वामी को देखेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हुए, कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं इस कुंडली में। तो यहाँ से उतने ही भाव, 5 भाव आगे बैठे हैं, तो 5 भाव यहाँ से आगे चलेंगे तो 3rd हाउस आ गया। तो ये जो है भाव, ये इसका सप्तम भाव का पद है, ठीक है ना। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमको ये लग्न भाव है, ठीक है, हमको लग्न भाव का पद जानना है। तो और इसमें हम लग्न, धनु लग्न ले लेते हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैंने काले से कर दिया आपको ताकि समझ में आ जाए। तो धनु लग्न है। अब मान लीजिए गुरु जो हैं, गुरु यहाँ बैठे हुए हैं पंचम भाव पे, तो लग्न पद कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, यहीं से फिर 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो लग्न पद यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा एक उदाहरण इसी में लेता हूँ। मान लीजिए गुरु यहाँ ना बैठकर गुरु यहाँ बैठे होते, तब क्या होता, तब हम कैसे निकालेंगे, तब हम गुरु यहाँ से लगने से कितने भाव आगे बैठे हैं, 7 भाव आगे बैठे हैं। तो अब यहाँ से 7 भाव गिनेंगे तो कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो गया, पुनः लग्न ही आ गया। तो लग्न स्थान ही स्वयं लग्न पद हो गया धनु राशि में, अगर गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम किन किन भावों का लग्न पद निकाला जाता है, ये निकाला जाता है, इन भावों का नहीं निकाला जाएगा, 3 6 8 और 11, इन भावों का लग्न पद नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद बाकी जो स्थान बचे हैं कौन कौन से, 1 2 4 5 7 9 10 और 12, इनका लग्न पद निकलेगा, ठीक है ना। तो इसके आधार पर तो जब भी हम फल कहेंगे तो हम मान लीजिए सप्तम भाव का फल कह रहे हैं, तो उसके बाद लग्न पद निकाल कर भी फिर उस बात को हम कंफर्म करेंगे, इसके फल को हम यहाँ से कंफर्म करेंगे। ये जैमिनी का सूत्र है, ठीक है ना, ये सूत्र जैमिनी का है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। अलग अलग ऋषियों के बहुत सारे हैं, कोई पाराशर का सूत्र है, तो जैमिनी ऋषि भी जो है काफ़ी बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, तो ये उनका सूत्र है जो कि उत्तर कालामृत में दिया हुआ है। तो ये एक नई जानकारी थी और
मैं एक नया बैच शुरू करने वाला हूँ, फिर से स्पेशल बैच होगा और वो 1 माह का होगा और उसमें रोज़ाना ही कक्षाएं चलेंगी। एक संडे को छुट्टी रहेगी, रोज़ चलेंगी, 1 महीने में कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग इच्छुक होंगे, जिनके पास समय है इस तरह से रोज़ आने का, तो वो बताएं मुझे, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज लिखें, तो बाकी चीज़ें वहीं से जानकारी में मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।